हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स। इस समय कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? किसी किसी बुक स्टॉल पर बुक्स अवेलेबल है पूर्वी, और कहीं कहीं पर नहीं भी है, लेकिन कोई बात नहीं है। डोंट लूज़ योर हार्ट, आपको जल्दी ही बुक मिल जाएगी। और 20 के बाद 20 से 28 के बीच में NCERT का PDF भी अवेलेबल होगा। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इज़ हेयर। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 1 विट एंड ह्यूमर, चैप्टर नंबर 1 द विट दैट वॉन हार्ट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रही हूँ। एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है और आपको कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर है, ऑल एक्सरसाइजेस सॉल्व्ड हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस इन पेयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है वो दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है वाई आर लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ में। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। मैं पहले आपको ये सारा सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर डिस्कस इन पेयर्स के अंदर जो दिया हुआ है, पेज नंबर ये है 2, यहाँ पर दिया हुआ है वाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन। एक व्यक्ति के अंदर ह्यूमर, व्यंग और बुद्धिमानी ज़रूरी क्यों होती है? देखिए, qualities like humor and wit make a person likable and easier to communicate with। जब अगर किसी में ये क्वालिटी व्यंग की और बुद्धिमानी की होती हैं तो वह पसंद किया जाने वाला व्यक्ति होता है और आसानी से हम उससे कम्युनिकेट, बातचीत कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ पर्सन रिड्यूसेस टेंशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस तरह के व्यक्ति जिनमें विट होता है और ह्यूमर होता है, वह हमारे तनाव को कम करते हैं और हमारी समस्याओं को हल करते हैं। सच क्वालिटीज शो वंस इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिविटी। ऐसी जो गुण होते हैं वह बुद्धिमानी और पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, पॉजिटिविटी को शो करते हैं। पॉजिटिविटी क्या होती है? हमारा दिमाग अच्छी बातें सोचता है, गलत या नेगेटिव बातें नहीं। नंबर 2, why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राजा और रानी चुना करते थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में रखा करते थे? क्यों रखा करते थे? देखिए, किंग्स एंड क्वींस प्रेफर्ड विटी पीपल अमंग द कर्टियस। राजा और रानी जो है वो चुना करते थे बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में रखना, बिकॉज दे कुड गिव वैल्यूएबल एडवाइस, क्योंकि वह बहुत ही मूल्यवान एडवाइस, सलाह दिया करते थे, एंड हैंडल प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली, और बड़ी ही सृजनात्मक तरीके से, नए तरीके से समस्याओं को निपटाया करते थे। दे एंटरटेन विदाउट ऑफेंडिंग द रूलर्स, और वह मनोरंजन किया करते थे बिना नाराज़ किए हुए शासक को, राजा को बिना नाराज़ किए। ऑफेंडिंग का मतलब नाराज़ किए हुए, बिना नाराज़ किए हुए राजा को वह क्या करते थे? उनका मनोरंजन करते थे। नाउ इफ़ यू वर आस्क्ड, अगर आपसे कहा जाए कि आप टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट, कि आप असहमति को हल करें बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? तब तुम उस समय कौन सी अप्रोच लोगे? अप्रोच का मीनिंग कौन सी पहुंच तुम लोगे? यस, नाउ इसका आंसर है, आ जाइए, आई वुड नॉट टेक एनी वन साइड। पहली बात तो ये है कि मैं किसी की भी तरफदारी नहीं करूँगी। आई वुड लिसन बोथ द साइड्स केयरफुली, मैं दोनों ही पक्षों को सावधानी से सुनूंगी। देन आई वुड ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, और फिर मैं कोशिश करूँगी कि असहमति का मुख्य कारण क्या है। आई वुड इनकरेज रिस्पेक्टफुल टॉक, और मैं प्रोत्साहित करूँगी कि हर कोई आदर के साथ बात करे, एंड सजेस्ट अ फेयर सोल्यूशन, और फिर मैं इसका बहुत ही उम्दा या फिर सबसे बढ़िया हल सुझाव में दूंगी। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आइए। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम? क्या कभी आप ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़ी समस्या को जन्म देती है? हाउ वॉज इट रिजॉल्व, और इसका हल किस तरीके से हुआ? यस, वंस आई हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद अ फ्रेंड ओवर अ मैथ्स क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ, एक बार मेरी गलतफहमी हुई थी
थी मेरे एक मित्र के साथ मैथ्स के एक क्वेश्चन, गणित के एक क्वेश्चन के हल के ऊपर। आई थॉट ही वॉज रूड, मुझे लगा कि वह बहुत रूखेपन से बोल रहा था। बट आई रियलाइज्ड हिज लॉजिक वॉज करेक्ट, लेकिन मुझे लगा उसका तर्क बिल्कुल सही था। आई डिसाइडेड टू कॉल हर, मैंने उसे बुलाने का निर्णय किया। वी क्लियर्ड एवरीथिंग एंड लाफ्ड इट लेटर, हमने सब कुछ स्पष्ट कर लिया, साफ एक दूसरे को समझा दिया और बाद में फिर हम हंसे। नाउ रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। आप फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें जो स्टेटमेंट ये जो फॉल्स हैं, गलत हैं, उनको रेक्टिफाई करना है, उन्हें सही करके लिखना है। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ द पोअम। जो क्वीन थी, रानी ने राजा की बेइज्जती की ये कहकर कि जो क्वालिटी उसकी जो पोअम की है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जाकर राजा को उसने कहा और राजा की बेइज्जती की। ये गलत स्टेटमेंट है। द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, रानी ने राजा की बेइज्जती नहीं की। शी ओनली मेड अ जेंटल कमेंट विच द किंग ओवर रिएक्टेड टू। उसने सिर्फ एक बहुत ही प्यार भरा छोटा सा कमेंट किया था जिसे राजा ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया की। नंबर 2, तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग। तेनालीरामा उसी समय राजा के पास गया, कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन, और उसने उसको राजा को विश्वास दिलाया रानी से बात करने का। तो तेनालीरामन ने जब रानी की बात सुनी तो उसी समय वह राजा के पास नहीं गया। तेनालीरामा क्लेवरली टुक आउट द वे टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तेनालीरामा ने बड़ी बुद्धिमानी से रास्ता निकाला कि राजा को उसकी गलती महसूस कराए। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ पैडी कल्टिवेशन नॉट बाय डायरेक्टली कन्विंसिंग हिम, और उसने राजा को पैडी जो धान होता है उसकी खेती के बारे में बताया, ना कि राजा को सीधे प्रत्यक्ष रूप से राजा को उसने सुझाव दिया। नंबर 3, द कर्टियस एडमायर्ड द किंग्स पोअम। दरबारियों ने राजा की पोअम की प्रशंसा की एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट, और उसके साहित्यिक गुण को बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की। नाउ द कर्टियर्स वर क्वाइट, जो दरबारी थे वह चुप थे। दे डिड नॉट प्रेज द पोअम ओपनली ड्यू टू फियर और हेजिटेशन, और उन्होंने पोअम की खुल करके जो है वो बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की, डर और हिचकिचाहट की वजह से। नंबर 4 आ जाइए। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। जो मंत्री थे दरबार के वे बड़े उत्सुक थे तेनाली रामा का जो आइडिया था धान की खेती का, उसको सुनने के लिए उत्सुक थे। देखिए, द मिनिस्टर्स वर कन्फ्यूज्ड। मिनिस्टर्स जो थे बड़े परेशान थे। वाई तेनालीरामा सडनली ब्रॉड पैडी कल्टीवेशन इन कोर्ट, कि वे जो है वो सुनने के लिए उत्सुक नहीं थे, बस सिर्फ ये परेशान थे कि तेनालीरामा अचानक धान की खेती की बात दरबार में क्यों ले आया। नाउ नंबर 5, द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को कभी अपनी गलती महसूस नहीं हुई एंड कॉन्टिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन, और वह लगातार रानी से नाराज रहा। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती महसूस हुई एंड एक्सेप्टेड ही ओवर रिएक्टेड, और उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है। ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की एंड दे लेफ्ट द क्वारल बिहाइंड, और उन दोनों ने अपनी जो लड़ाई थी उसे पीछे छोड़ दिया। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर आप आ जाइए। देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोअम। राजा ने सोचा शायद मैं उनकी कविता का निरादर कर रही हूँ। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, और तूफान की तरह वहाँ से चले गए। सिंस दैन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, उसके बाद से उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मैं जानती कि ऐसा हो जाएगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, मैं उनकी कविता सुनने के लिए कोई और दिन चुनती। हेल्प मी प्लीज़ रामा, कृपया सहायता करो रामा मेरी। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही राजा को समझने में जो है वो
सहायता कर सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली, रामा ने बड़े ही सोच विचार कर सिर हाँ में सिर हिलाया। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस, मेरी महारानी अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा इस समस्या का हल निकालने की। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित तरीके की ज़रूरत है। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और मुझे समय चाहिए जिससे मैं सही प्लानिंग को खोज निकालूं। नाउ ने आइए देखिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, रानी ने ये क्यों विश्वास किया कि सिर्फ तेनाली रामा ही इस समस्या का हल निकाल सकता है, राजा को समझा सकता है। द क्वीन बिलीव्ड दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, रानी ने ये विश्वास किया कि सिर्फ तेनाली रामा ही हेल्प कर सकता है राजा की समझने में। बिकॉज ही हैड वेल प्लान्ड अप्रोच, क्योंकि तेनाली रामा की बहुत ही सोची समझी जो है वो योजना होती है, एंड राइट स्ट्रेटजी, और बिल्कुल सही उसकी प्लानिंग होती है। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हाट डज द क्वींस स्टेटमेंट, रानी की जो वक्तव्य था, जो स्टेटमेंट थी, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मैं जान पाती कि ऐसा होगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, मैं उनकी कविता सुनने के लिए कोई और दिन चुनती। सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स, क्या सुझाव देता है रानी की फीलिंग्स, उसकी भावनाओं के बारे में। उसकी ये है करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन दिए हैं। शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर रिएक्टिंग, वह राजा ने तीखी जब प्रतिक्रिया की तो रानी बहुत नाराज़ हो गई। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको बिना इरादे की जो गलत फहमी थी उस पर बड़ा पश्चाताप हुआ। शी बिलीव्स द पोअम वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, उसे विश्वास था कि कविता को जो है सुनने की कोई कीमत नहीं है, कविता के अंदर कोई कीमत नहीं है। शी इज़ वरीड दैट द किंग माइट पनिशर, उसे चिंता थे कि शायद राजा उसको जो है पनिश करेगा, राजा उसको जो है वो सजा देगा। तो सेकेंड आंसर करेक्ट है बी, शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि उसने बिना इरादे के गलतफहमी पैदा हो गई। नाउ नेक्स्ट आइए, how does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skills? तेनाली रामा का जो रिस्पॉन्स था, जो उसने जवाब दिया, वो क्या दिखाता है उसकी बुद्धिमानी के बारे में और समस्या को हल करने की कुशलता के बारे में, यह क्या दिखाता है। तेनाली रामा यूज्ड क्लेवर प्लानिंग, तेनाली रामा ने बहुत ही बुद्धिमानी से योजना जो है प्रयोग की। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द किंग डायरेक्टली, उसने राजा से कुछ भी सीधे सीधे नहीं कहा। इंस्टेड ही टुक द टॉपिक ऑफ पैडी कल्टिवेशन, बजाय इसके वह धान की खेती का शीर्षक ले गया। टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जिससे कि राजा को अपनी गलती महसूस हो। नंबर 4, fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets, ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए हैं उससे आपको करेक्ट फिलअप भरना है। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव, राजा की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि वह बहुत संवेदनशील है। एंड यहाँ पर आएगा टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोइट्री, और राजा को अपनी कविताओं में बड़ा ही गर्व महसूस होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ बेटा टेक्स ग्रेट प्राइड। ओके, घंटा बज गया।
अब घै घै मत करना जरा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, गलती से यहाँ पर आ गया, ये 6 है, गलती से पहले क्वेश्चन पहले आ गया। देखिए आइए यहाँ पे, द कर्टियस वर सरप्राइज एंड क्यूरियस वाई रामा हैड ब्रॉट पैडी सीड्स। और जो भी दरबारी थे वह बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, हैरान थे और उत्सुक थे कि तेनाली रामा धान की बीजों को दरबार में क्यों लाया है। दे लिसन्ड केयरफुली, उन्होंने बड़ी सावधानी से सुना। बट मेड फन ऑफ रामा, लेकिन रामा का मजाक बनाया। दे कमेंटेड एंड लाफ्ड, उन्होंने रामा के ऊपर टिप्पणी की और वे हंसे। नाउ यहाँ पे आ जाइए, नंबर ये 5, ये नंबर है 6। ओके, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम इट। और ये जो कहानी है इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा और ये हम इससे कौन सा सबक जो है वो कहानी से। Yes, now the story teaches that wisdom is powerful। कहानी हमें ये सिखाती है कि जो wisdom होता है, जो बुद्धिमानी होती है, उसमें ताकत होती है। It shows how one can use intelligence and presence of mind। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी और अपने दिमाग की अनुपस्थिति को to handle tricky situation skillfully, किस तरह से जितनी भी ट्रिकी सिचुएशन होती हैं उनको बड़ी कुशलता से निपट सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, लेट अस लर्न। यस बेटा, आ जाइए, लेट अस लर्न पे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ आपको। नंबर 1 में अ हश फेल ओवर द रूम, आंसर में है अ हश फेल ओवर द रूम का मीनिंग हुआ कमरे में बिल्कुल शांति छा गई। रिपल्ड थ्रू, धीमे धीमे आवाज़ें आना। स्टॉर्म्ड ऑफ, तेजी से चले जाना। कास्ट आ शैडो, दुख की छाया। माइंड रेज्ड बैक, दिमाग का पीछे की ओर जाना। मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और कमरे के अंदर से धीमे धीमे बुड़बुड़ाने की आवाज़ आना। ठीक है, नाउ नंबर इसका सेकेंड, द राइटर यूजेज वर्ड लाइक रोयर्ड, मरमर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस्ड। राइटर ने रोयर्ड है, मरमर है, इस तरह की आवाज़ों को जो है वो निर्देश दिए हैं। ये सारे शब्द आवाज़ निकालने वाले होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। ओके, देखिए आइए यहाँ पर आ जाइए। फर्स्ट में आएगा मरमर, बुड़बुड़ाना। साइड, आह भरना। विस्पर का मीनिंग धीमे धीमे फुसफुसाना। ग्रोंड का मीनिंग कर्राहना। स्नीकर्स का मीनिंग स्नीकर्स और थर्ड, स्नीकर्स का मीनिंग धीमे धीमे बोलना, धीमे धीमे हंसी की आवाज़ या बोलने की आवाज़। थर्ड का मीनिंग धड़ की आवाज़ होना। तो ये फर्स्ट में आएगा मरमर, सेकेंड में साइड, थर्ड में विस्पर, नेक्स्ट में ग्रोंड, फिर स्नीकर्स फिफ्थ में और सिक्स्थ में थर्ड। नाउ आ जाइए फिर सेवंथ में आएगा साई। साई का मीनिंग आह भरना, रेटल, खड़खड़ाहट की आवाज़। स्निकर्ड आएगा, फिर आएगा मरमर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आइए कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्विक, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पर आपको इनकी मैचिंग करनी है इन वर्ड्स की। ओके, तो आइए, क्विक विटेड, सॉफ्ट स्पोकन, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड। जस्ट अ मिनट बेटे, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा डांस हॉल। ठीक है, ये ऐसे है ये। नाउ कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, बुक स्टोर, इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू और डांस हॉल। ठीक है, तो ये हमने इसको हमने मैच कर दिया। आगे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने वर्ड कॉलम ए और बी को मैच करके बनाए हैं वो आपको इसमें भरने हैं। नंबर 1 आएगा सॉफ्ट स्पोकन, सेकेंड में हाउस होल्ड, थर्ड में इल टेम्पर्ड, फोर्थ में क्विक विटेड, नेक्स्ट आएगा डांस हॉल,
फिर आएगा 6th में स्काई ब्लू, 7th में बुक स्टोर और 8th में कॉमन सेंस. ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट and their explanation give in the table below. यहाँ देखिए, if you like sentences from the text में से चैप्टर में से sentences हैं. if you like I will try my best to resolve this matter. ठीक है, simple present और present का मॉडल. simple present हुआ if you like जो है simple present है. I will try तो present का will जो है मॉडल है. ठीक है, explanation क्या है? the condition in the if क्लॉज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. जब भी हम इफ़ लगाते हैं तो इसका मतलब है ये काम हमारा होगा भी, नहीं भी हो सकता. द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन. और जो प्रेजेंट टेंस है वो रेफ़र करता है, जो प्रेजेंट टेंस है वो रेफ़र करता है ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन. और ये होने वाले जो संभवतः होने वाला फ्यूचर एक्शन है, पॉसिबल एक्शन है, उसे शो करता है. ऐसे देखिए, इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र. सिंपल पास्ट और पास्ट का मॉडल. द कंडीशन इन द इफ क्लॉज एक्सप्रेसेस अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन. हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन होता है जिसकी कि हम कल्पना करते हैं. नंबर 3, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे. पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब की. द कंडीशन इन द इफ क्लॉज डिस्क्राइब्स व्हाट द स्पीकर वुड हैव डन if the past situation had been different and it is impossible to rectify it in the present. Okay, now आइए नीचे. in sentence 1 if you like is the subordinate clause. अगर if you like है ये subordinate clause है. and I will try my best to resolve this matter main clause है. ठीक है, identify the subordinate and main clause in the sentences 2 and 3. हम 2 and 3 के अंदर देखिए, यहाँ पर 2 के अंदर जो है इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, तो यहाँ पर ये जो है आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है. आवर फार्मर्स वुड डाई मेन क्लॉज है. थर्ड सेंटेंस में इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है. आई वुड हैव चूजन अनदर डे, ये आपकी मेन क्लॉज है. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. नाउ मैच द सबॉर्डिनेट क्लॉजेस इफ क्लॉजेस इन कॉलम 1 with the appropriate main clauses in column 2 to make complete sentences. आइए देखिए, यहाँ पे मैच करना है सेंटेंसेस को. if I had a magic wand I would give myself wings. if it rains tomorrow we will stay indoors and play board games. Third, if you had listened carefully you would have solved the puzzle. Fifth, if you finish your homework we will go to the theater. Sixth, if I were invisible, I would sneak into the secret room. 7th, if the alarm had rung, the boys would have walked on time. Okay, would have walked होना चाहिए बेटा. have के बाद थर्ड फॉर्म आती है. Now, complete the following sentences appropriately with either the main clause or the subordinate clause. subordinate को बेटा if clause भी कहते हैं. ठीक है, तो आपको ये नीचे फिल करना है, या तो सबॉर्डिनेट क्लॉज से करिए या फिर आप जो है वो मेन क्लॉज से कीजिए. देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नंबर 2 पे आइए. नंबर टू दे वुड हैव कॉट द रेन इफ़. यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, वीडियो अदरवाइज बहुत लॉन्ग हो जाएगा. दे हैड लेफ्ट अर्लियर. थर्ड में इफ़ यू वेक लेट एट नाइट. फोर्थ में इफ़ शी हैड बर्न मिड नाइट ऑल. फिफ्थ में शी वुड आंसर क्विकली. सिक्स्थ में आई वुड ओपन अ स्कूल. ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट पर आ जाइए. सिक्स्थ क्वेश्चन है नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट फिल किया हुआ है. सेकेंड पर आइए. आई वुड इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशन सिस्टम. आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई. आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. लेट अस लिसन. देखिए, यू विल लिसन टू द वुमन नरेटिंग अ स्टोरी. एज यू लिसन, आप ना एक औरत को कहानी कहते सुनेंगे. जैसा आप सुनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस. ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर आपको हर चैप्टर में हर एक यूनिट में अगर 3 चैप्टर्स हैं तो तीनों का ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है. ठीक है, नाउ द विट दैट वॉन हर्ट्स.
नंबर द, ये गलती से आ गया बेटा, नंबर द एवर इसको काट देंगे आप, ठीक है। लेट अस लिसन, रेफर टू पेज 12। देखिए, you will listen to a woman narrating a story. As you listen, fill in the blanks for the following sentences given below by selecting the correct options. Hello everybody, today I will be narrating a story about a quick-witted courtier in the kingdom of विजयनगरा। आप सबको हेलो, और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही चतुर बुद्धि वाले, क्विक विटेड चतुर बुद्धि वाले, बहुत जल्दी से किसी चीज़ का फैसला सुनाने वाले एक दरबारी की कहानी है जो कि विजयनगर के शासन में रहता था। A renowned scholar, एक जाना माना विद्वान, प्राउड ऑफ हिज एबिलिटीज, उसको अपनी योग्यताओं पर घमंड था, वंस विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगरा, एक दिन उसने विजयनगरा के राज्य को देखा, में घूमने आया। यू सी ही वॉन्टेड टू चैलेंज द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राया, और आप जानते हैं कि उसने चुनौती देनी चाहिए राजा कृष्णदेव राय के महल में जितने विद्वान थे उन सबको चुनौती देनी चाहिए। द कोर्ट स्कॉलर्स डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, जो वहाँ पर दरबार के विद्वान थे वे नहीं चाहते थे इसकी चुनौती को स्वीकार करना, एज दे वर वरिड ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय द विजिटर, क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाले मेहमान से वह कभी हार ना जाएं। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त दे वर ऑल्सो अफ्रेड, उन्हें ये भी डर था दैट द किंग वुड बी एंग्री, कि राजा नाराज़ हो जाएगा, इफ़ दे रिफ्यूज़ टू फेस द स्कॉलर, कि राजा नाराज़ हो जाएगा कि अगर वहाँ के विद्वान उस आने वाले विद्वान से का सामना अगर नहीं करेंगे तो उनका राजा नाराज़ हो जाएगा। They knew that only the quick-witted तेनाली रामा would be able to manage the situation, और दरबारी जानते थे कि सिर्फ बहुत ही चतुर चालाक तेनाली रामा ही इस परिस्थिति को का प्रबंध कर सकता है। So naturally they asked him for a solution, प्राकृतिक रूप से उन लोगों ने तेनाली रामा से हल निकालने के लिए कहा। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, रामा टोल्ड देम दैट ही वुड एक्सेप्ट द चैलेंज, रामा ने कहा ठीक है वो इस चुनौती को स्वीकार करता है। द नेक्स्ट डे रामा अराइव्ड एट द पैलेस, अगले दिन रामा महल पहुंच गया। रामा एंड द चैलेंजर सेट फेसिंग ईच अदर, राम तेनाली रामा और जिसने चुनौती दी थी जो चैलेंजर है वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। देयर वॉज अ बंडल रैप्ड इन द सिल्क कैप नियर रामा, वहाँ पर एक बंडल जो कि एक सिल्क के कपड़े में बंधा था रामा के नज़दीक पड़ा था। ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल, रामा ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, एंड सेड टू द विजिटर, और विजिटर से कहा, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिला काश्ता महिषा बंधना, तो उसने कहा कि आओ इसके फ़ायदों पर, मेरिट का मतलब फ़ायदों पर, तिला काष्ठा महिषा बंधना, ये जो ये है इसके ऊपर आओ इसके फ़ायदे डिस्कस करें। द विजिटर वॉज टेकन अबैक, जो विजिटर था, जो चैलेंजर था, वो अचंभित हो गया, हैरान हो गया। ही हैड रेड थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स, उसने बहुत सारे काम पढ़े थे, शब्द पढ़े थे, बट ही हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्क, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं पढ़ा था, ना सुना था। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, उसे कोई मन में विचार ही नहीं आया कि क्या कहे। द स्कॉलर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, विद्वान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। अशेम्ड, बड़े ही शर्म से ही क्वाइटली लेफ्ट द पैलेस, उसने महल को वह चुपचाप छोड़कर चला गया। रामा टोल्ड हिम, ओ किंग, रामा ने कहा, हे महाराज, टिल इज सीसम, तिल का मतलब होता है तिल, सीसम, काष्ठा का मतलब स्टिक, लकड़ी, तिला काष्ठा का मतलब स्टिक्स ऑफ सीसम, तिल की लकड़ी, प्लांट्स, पौधे। देन डिस्प्लेइंग द रोप, उसके बाद रामा ने उस रस्सी को दिखाया। रामा ने कहा, दिस इज़ द रोप यूज टू टाई अ बफेलो, ये एक ऐसी रस्सी है जिससे भैंसों को बांधा जाता है। महिषा मीन्स बफेलो, महिषा का मतलब होता है भैंस। बंधना मीन्स द रोप यूज फॉर टाइम, और बंधना का मतलब होता है वो रस्सी जिससे भैंस को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो दिस इज तिला काष्ठा महिषा बंधना, इसीलिए यह है तिला काष्ठा महिषा बंधना। द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, और राजा तेज से फूट फूट के हंस पड़ा। द पुअर विजिटर हैड बिकम स्केयर्ड हियरिंग सच अ डिफिकल्ट नेम, और बेचारा आने वाला जो मेहमान था इतने कठिन शब्द को सुन करके डर गया। इन दिस वे, इस तरीके से रामा हैड टॉट द एरोगेंट स्कॉलर अ लेसन, इस तरह से रामा ने एक घमंडी विद्वान को एक सबक सिखाया। नाउ यू विल once again listen to the woman narrating the story. As you listen, number the events of the story in the correct order of occurrence. देखिए, सबसे पहले ये MCQ है। द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वॉज लूज, ढीली थी वो।
जिस रस्सी से बंडल बंधा था वह ढीली थी, ठीक है। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर टू एज, और अंत में स्कॉलर को क्या कहा गया? एरोगेंट। एरोगेंट का मीनिंग घमंडी। नाउ एक बार फिर हम सुनेंगे और स्टोरी को हम ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है सेंटेंसेस दिए आपको, जो कहानी का सही सेंटेंसेस का सही क्रम है उसमें लगाना है। नंबर 1 पे द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन द पैलेस। जो आने वाला विजिटर है वो चाहता था कि अपनी उच्चता महल के अंदर बाकियों के ऊपर दिखाए। नंबर 2 द कोर्ट स्कॉलर्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंजेट। एंजेट नहीं है यहाँ पे। द कोर्ट स्कॉलर्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर, ठीक है। जो वहाँ के कोर्ट के जो दरबारी थे, जो विद्वान थे, वो राजा के गुस्से से डर गए। नाउ नंबर 3 पे आइए। रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय द विजिटर। विजिटर ने जो चुनौती दी थी रामा ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर नंबर 4 रामा हैड अ बंडल टाइड इन सिल्क। रामा के पास एक बंडल था जो कि सिल्क के कपड़े में बंधा था। व्हेन ही केम टू द पैलेस, जब वो महल में आया। नंबर 4 के बाद आइए नंबर 5 पर। द किंग वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्क मैंशनड बाय रामा। और राजा चाहता था जो शब्द तेनाली रामा ने उस चैलेंजर और विजिटर के सामने रखे थे उसके बारे में राजा जानना चाहता था। रामा showed the work to be a bundle of sticks tied together by a rope। रामा ने दिखाया कि वो बंडल जो कि छड़ियों का था, लकड़ियों का था, वो एक रस्सी से बंधा था, ठीक है। नंबर 7 पर आइए। द ग्रेट स्कॉलर वॉज अशेम्ड। वह महान विद्वान को शर्म आई, बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, क्योंकि वह नहीं जान पा रहा था कि क्या कहे। नंबर 8 द किंग लाफ्ड एट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय रामा। और राजा को रामा ने जो वर्णन किया उस पर बहुत हंसी आई। मज़ेदार है ना बेटा। नाउ लेट अस स्पीक। While asking questions, it is important to use the appropriate tone to convey the correct meaning। जब हम किसी से सवाल करते हैं ना, तब हमारा जो टोन होती है ना कहने की, वो बदल जाती है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, और अगर कोई मुझसे पूछे कहाँ जा रही हो, तो कहने का तरीका बदल जाता है। जब सवाल करते हैं तो कहने का तरीका बदल जाता है, जब जवाब देते हैं कहने का तरीका बदल जाता है। इसको इंटोनेशन कहते हैं, ठीक है। येस और नो क्वेश्चंस हैविंग अ राइजिंग एट द एंड। yes, no, are you coming home, are you coming home। now WH questions have a falling tone at the end। जहाँ पर WH क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारी आवाज़ लास्ट में नीचे गिर जाती है। when will you come home, देखिए आवाज़ नीचे हो गई। this rise and fall is in tone is called intonation। आवाज़ में जो उतार या चढ़ाव होता है उसे हम intonation कहते हैं। Now work in pairs and mark the intonation in the questions given below। Take turns to practice by saying them aloud with the correct intonation। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, Is this your cat। यहाँ पर your के नीचे your जो है वो intonation sign है। What is the name of your cat? Your। Will you be going to your village? Now, why are you going to your village, you and your। Is this where you live? Now, where do you live, यहाँ पर इसी तरह से आप जिस वर्ड के ऊपर ज़्यादा दबाव आता है उसको आपने अंडरलाइन करना है। Can I meet your parents? Your। How are your parents? Do you have any plans for tomorrow? What are you going to do morning? ठीक है, what are you going to do tomorrow। ठीक है, तो यहाँ पर जिस वर्ड के ऊपर ज़्यादा हमारा स्ट्रेस होता है, चाहे आवाज़ हल्की हो चाहे भारी हो, तो वहाँ उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। What, why, when, how, where and who are the words used to ask question। हम जब सवाल करते हैं तो what, why, when, how, where and who ये हम यूज़ करते हैं। These words are called question words। इन शब्दों को हम question words कहते हैं। Let us use these words and make some questions। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे देखिए। While making questions, remember the correct word order। Who is the cleverest character in the story। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं Who is तेनाली रामा। ठीक है, Who is the king of विजयनगरा। Who is the cleverest character in the story, ये आपका इनकरेक्ट है। Who the cleverest character is in the story, ये सेंटेंस का ऑर्डर गलत है। Work in pairs and take turns to ask and answer questions about a trip that you are planning। Remember to use the correct intonation while asking these questions। Here are some prompts for you। यहाँ पर देखिए कुछ prompts दिए हुए हैं। द डेस्टिनेशन, आप कहाँ जा रहे हैं।
पर्पस आपके जाने का क्या पर्पस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप किसके ज़रिए जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या फिर हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, ड्यूरेशन कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कंपेनियंस आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं या फ्रेंड्स जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ जाकर आपने क्या क्या किया। तो ये सारे प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़ करके आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट विटी कैरेक्टर्स इन फोक टेल्स और स्टोरीज यू हैव रेड। यहाँ पर आप अपने ग्रुप बना लीजिए और जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान कैरेक्टर्स हैं फोक टेल्स के अंदर, लोक कहानियों के अंदर, उनको आपने पढ़ना है। यूज़ द करेक्ट इंटोनेशन, सही सही आवाज़ का उतार चढ़ाव रखिए वाइल आस्किंग क्वेश्चन, जब आप सवाल पूछें। योर फेवरेट कैरेक्टर इज इन फोक टेल कौन है, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द फोक टेल। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर, द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर इज तेनाली रामा, ठीक है। द रीज़न फॉर हर और हिज विट बीइंग इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी, उसकी बुद्धिमानी कहानी में क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिज विट इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी बिकॉज ही इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग and very smartly he solved the issues. The most famous trick or clever idea he or she used, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा बहुत ही फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया उसने यूज़ किया। यहाँ पर आप पैडी कल्टीवेशन का ले सकते हैं। द टाइम पीरियड और सेटिंग ऑफ द फोक टेल स्टोरी, ये कहानी कब घटी भाई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में। द वे ही और ही यूज हर और हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से उसने समस्या का समाधान किया। द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, वो जगह बतानी है कहाँ पर कहानी घटित हुई। एंड माई एंड जस्ट अ मिनट बेटा, ये ना गलती से यहाँ पर आ गया है, इसको आप काट देंगे, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे आइए। नाउ लेट अस राइट अ नैरेटिव एसे इज रिटन ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। नैरेटिव एसे जो है वो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर लिखा जाता है या फिर काल्पनिक अनुभवों पर। रीड द नैरेटिव एसे गिवन बिलो। यहाँ पर एक नैरेटिव एसे दिया है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको नैरेटिव एसे आ सकता है। देखिए, अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी का एक सबक। वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग, एक सुबह सोमवार की एक चमकीली सुबह, आई वोक अप टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स चिरपिंग लाउडली, और मैं पक्षियों की चहचहाट सुन करके एकदम जल्दी से उठ पड़ा या पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आई वॉज नॉट लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर नहीं हो रही थी। यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो, मुझे स्कूल के लिए देर नहीं हो रही थी। माई यूनिफॉर्म वॉज नीटली लेड आउट, मेरी यूनिफॉर्म बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेस की थी। माई होमवर्क वॉज ऑलरेडी पैक्ड इन माई बैग, मेरा होमवर्क मेरे बैग में पहले ही रखा जा चुका था। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर बींग सो ऑर्गेनाइज, मुझे बड़ा घमंड हुआ कि मैं कितना व्यवस्थित हूँ। बट लिटिल डिड आई नो द डे वुड स्टिल टीच मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन, लेकिन मैं नहीं जानता था, बिल्कुल कम जानता था कि आज के दिन मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली, और सुबह की प्रेयर के समय, आवर टीचर, हमारे टीचर जो कि मिसेस राव हैं, अनाउंस्ड अ सरप्राइज साइंस क्विज, उन्होंने घोषणा की, एक साइंस क्विज की घोषणा की। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, मेरा दिल धड़कने लगा। आई हैड स्टडीड द चैप्टर वीक एगो, क्योंकि मैंने साइंस का वो चैप्टर एक हफ्ता पहले पढ़ा था। बट आई हैड फॉरगॉटन टू रिवाइज इट ओवर द वीकेंड, और सप्ताह के अंत में मैं उसकी रिविज़न करना भूल गया था। As I sat at my desk with the question paper in front of me, जैसे ही मैं अपने डेस्क पर क्वेश्चन पेपर मेरे सामने पड़ा था लेकर बैठा, I froze, मेरे हाथ पैरों का खून जम गया। द क्वेश्चंस लुक्ड फैमिलियर, सारे सवाल जाने पहचाने लग रहे थे। येट आई कुड नॉट रिकॉल द आंसर क्लियरली, लेकिन फिर भी मुझे उनके जवाब नहीं आ रहे थे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस, मैंने बहुत कोशिश की ध्यान लगाने की। बट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। लेटर, बाद में, व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब परिणाम जो है वो घोषित हुआ, आई स्कोर्ड मच लोअर देन आई एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं कम नंबर मेरे आए। डिसअपॉइंटेड, मैं निराश था। आई स्पोक टू मिसेस राव आफ्टर द क्लास के बाद मैंने मिसेस राव से बात की। शी स्माइल्ड एंड सैड, वह मुस्कुराई और कहा, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू नो,
ये बात नहीं होती कि तुम कितना जानते हो, बट हाउ कंसिस्टेंटली यू प्रिपेयर। बात ये है कि तुम कितने नियमित रूप से तुम किसी काम को करते हो। स्मॉल एफर्ट एड अप एवरी डे, छोटे छोटे प्रयत्न हर रोज़ कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। एंड हर वर्ड्स स्टेड विद मी, उनके शब्द आज तक मेरे साथ हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से आई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन्स रेगुलरली, मैंने अपनी आदत बना ली कि मैं नियमित रूप से अपने पाठों को, अपने सबक को मैं रिवाइज करूँगा। इवन इफ़ देयर वॉज नॉट एन इमीडिएट टेस्ट, यदि कोई टेस्ट एकदम से ना हो तब भी मैं अपने सबक को डेली रिवाइज करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, जिम्मेदारी का मतलब नहीं है कि आप समय पर हैं और फिनिशिंग टास्क या फिर आप अपने काम को पूरा करती हैं। इट इज़ अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड। जिम्मेदारी का मतलब है कि आपको तैयार रहना चाहिए जो कुछ भी नाउम्मीदी से परे है, जो कि नाउम्मीद चीज़ है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड चेक टिक इफ़ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन द नैरेटिव एसे। आपको यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में द एसे बिगिंस विद अ क्लियर एंड इंगेजिंग ओपनिंग। द इंट्रोडक्शन सेट्स द कंटेक्स्ट फॉर द नैरेटिव, द सेंट्रल आइडिया और पर्पस इज़ क्लियर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर टिक करना है, आपको बताना है कि इस नैरेटिव एसे में क्या क्या खासियतें हैं। ठीक है, नाउ देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो है द एसे बिगिंस विद, मैं यहाँ बता दूँ आपको, द एसे बिगिंस विद अ क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर बॉडी ऑफ द एसे, इवेंट्स आर नरेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आर यूज्ड, characters and settings are clearly described, the narrator's emotions or thoughts are shared, the essay includes a challenge or a problem or a turning point। देखिए बेटा, बॉडी ऑफ द एसे में ये सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं। कंक्लूजन पर आइए, द एसे एंड्स विद एन आउटकम, ये जो एसे है परिणाम के साथ है। अ लेसन और अ मैसेज इज क्लियरली स्टेटेड, इसका जो लेसन है या संदेश है पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। राइटिंग स्टाइल कैसा है, द टोन इज पर्सनल एंड एंगेजिंग, फर्स्ट पर्सन नरेशन इज यूज, फॉर एग्जाम्पल आई और माई। लैंग्वेज कैसी है, द एसे यूजेज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स आर करेक्टली यूज्ड। मैं तो ये कहूँगी कि इस एसे के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, बॉडी ऑफ द एसे है, सब ट्रू हैं इसके लिए। नाउ note, a narrative essay focuses on sharing a personal experience to convey a specific lesson, a reflection or an idea. It has an introduction, a body and a conclusion। कोई भी essay narrative essay होता है उसके अंदर introduction, body और conclusion ज़रूर होता है। Now write a narrative essay based on any one of the situations given below। यहाँ पर आपको दो situations दी हैं, उनमें से किसी एक पर आप essay लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों पर लिख कर दिया है, आपकी मर्जी है, चाहे जो मर्जी ऑप्ट करिए। द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, वो दिन जिस दिन मैंने एक साथ काम करने का महत्व सीखा। द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, ये हेडिंग है इसकी। टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर टू गेट अ कॉमन गोल। टीम वर्क का मतलब है एक साथ करना, एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आई लर्न द रियल मीनिंग ऑफ टीम वर्क ड्यूरिंग आवर स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स डे, और मैंने टीम वर्क का क्या मतलब होता है अपने स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पर मैंने ये सीखा। Some students of our class were chosen to participate in a relay race। कुछ छात्रों को हमारी क्लास से रिले रेस के लिए चुना गया। We practiced every day, हम रोज अभ्यास करते। Sometimes one of us ran slow, कभी कभी हम में से कोई एक धीरे दौड़ता। But we did not give up, लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। We encouraged each other, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। On the final day we felt nervous, और अंत में हम अंतिम दिन जिस दिन रेस होनी
में थी, हम बड़े नर्वस हुए, बट वी ट्रस्टेड ईच अदर, लेकिन हमने एक दूसरे पर विश्वास रखा। इन द रेस वी ऑल गेव आवर बेस्ट, और रेस में हम सभी ने अपना सबसे अच्छा काम दिया। आई वॉज द लास्ट रनर, मैं सबसे अंत में दौड़ने वाला था। एंड दोबारा एंड आ गया, एक बार कर लीजिए। एंड आई क्रॉस द लाइन, और हमने लाइन को क्रॉस किया। वी स्टूड फर्स्ट, हम प्रथम स्थान पर आए। एट लास्ट वी अचीव्ड इट टुगेदर, और अंत में हम सब ने एक साथ मिलकर इसको जीत लिया। आई लर्न दैट टीम वर्क इज़ अबाउट हेल्पिंग, मैं सीख गया कि टीम वर्क का मतलब है एक दूसरे की सहायता करना, ट्रस्टिंग विश्वास करना, एंड वर्किंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के लिए काम करना। नाउ अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस, एक छोटा सा दयालुता का काम बहुत बड़ा अंतर बनाता है। वन डे आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, आई सॉ एन ओल्ड वुमन सिटिंग बाय द रोड साइड। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बैठे देखा। मैनी पीपल पास्ड बट नो वन स्टॉप्ड, बहुत सारे लोग गुजरे लेकिन कोई नहीं रुका। शी लुक्ड हंग्री, वह भूखी लग रही थी। आई वेंट टू हर एंड ऑफर्ड माई टिफ़िन फूड, मैं उनके पास गई और मैंने अपने जो टिफ़िन मेरी माँ ने मुझे पैक करके दिया था वो भोजन उन्हें दिया। शी हैड टीयर्स इन हर आई, शी सैड थैंक यू माई चाइल्ड, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इन स्कूल आई वॉज लिटिल हंग्री, स्कूल में मुझे कुछ भूख तो लगी थी बट वेरी हैप्पी इन साइड, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। दैट स्मॉल एक्ट ऑफ शेयरिंग माई टिफ़िन डिड नॉट जस्ट फील हर स्टमक, और मेरे छोटा सा काम जो कि मैंने अपना टिफ़िन उनके साथ शेयर किया था, ना केवल उनसे उनका पेट भरा, इट फिल्ड हर हार्ट, इससे उनका दिल भी भर गया। आई लर्न अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैंने एक दया का छोटा सा काम सीखा, दैट मेड अ डिफरेंस, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर लाइमरिक आर पोम्स इन 5 लाइन्स। लाइमरिक बेटा वो पोम होती हैं जो कि बहुत ही उत्पटांग सी पोम होती हैं, 5 लाइनों की होती हैं। दैट हैव अ ट्विस्ट इन द लास्ट लाइन, लास्ट की लाइन में एकदम ट्विस्ट बन जाता है। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग लाइमरिक एंड क्रिएट वन ऑन योर ओन, आपको एक लाइमरिक अपने आप भी बनाना है। राजू फ्लेw his kite in the sky so wide, it soared with grace full of pride, but a crow came along singing its song, and now it is the crow on a joy ride। मतलब क्रो जो है उसकी पतंग के ऊपर बैठ करके खुशी से जो है वो राइड लेने लगा। नाउ गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड अ स्टोरी ऑफ योर चॉइस, आप लाइब्रेरी जाइए और अपने पसंद की कहानी पढ़िए। शेयर इट्स थीम एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, आप कोई भी बेटा स्टोरी ले सकते हैं, मैंने दी इसलिए नहीं है, आपकी मर्जी है, आप आसान स्टोरी लें या मुश्किल स्टोरी लें, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज ऑफ विट ह्यूमर, आपने बुद्धिमानी, व्यंग और दिमाग की कहानियाँ सुनी होंगी अपनी भाषा में या अंग्रेज़ी में। मेक अ लिस्ट ऑफ दी स्टोरीज दैट यू हैव रेड और उन कहानियों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपने पढ़ा था, उन कहानियों की लिस्ट एक चार्ट पेपर पर बनाइए। ईच स्टूडेंट शुड रीड एटलीस्ट 1 न्यू स्टोरी फ्रॉम द लिस्ट, अपनी लिस्ट में से आपको एक कहानी सुनानी है। लिस्ट ऑफ स्टोरीज ऑफ विच ह्यूमर एंड विजडम, देखिए इंडियन फोक टेल्स कौन कौन सी हैं, इंडियन लोक कहानियाँ कौन सी हैं, तेनालीराम की कहानियाँ, अकबर एंड बीरबल की, मुल्ला नसरुद्दीन टेल्स, पंचतंत्रा स्टोरीज, विक्रम एंड बेताल। शॉर्ट स्टोरीज में कौन सी हैं, ये बाहर की भी हैं बेटा, द बार्बर्स क्लावर ट्रिक, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, क्वेश्चन मार्क आएगा, और द गिफ्ट ऑफ मैगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए बेटा। येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलता है, और प्लीज़ ऐसा कमेंट कीजिए जो कि थोड़ा पढ़ने में तो अच्छा लगे कोई। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।